हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 5। ठीक है, इसका नाम है वाक्य विचार मतलब सिंटैक्स। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो जो पढ़ा था समास के बारे में याद है, तो क्या आप सभी को याद है? आपने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है? मैं आशा कर रही हूँ कि हाँ, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम वाक्य विचार। ठीक है, आइए तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वाक्य के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, पहली कक्षाओं में आपने वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य के अंश, वाक्य के प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया है। हम ये चारों चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। इस अध्याय में हम वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन तथा वाक्य संश्लेषण का क्रमशः अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए एक एक करके हम इन चारों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला है देखिए वाक्य विश्लेषण। ठीक है, देखो वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए तो किसी वाक्य की रचना को समझने के लिए उसके अवयवों को अलग अलग करना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ आया? वाक्य विश्लेषण का अर्थ यही होता है कि जब भी कोई वाक्य हो उसको समझने के लिए हमें उसके जो अवयव होते हैं उसको अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो हमने अलग अलग किया है वही क्या है, उसका वाक्य विश्लेषण है। ठीक है, देखिए वाक्य विश्लेषण की उपयोगिता क्या है, देखिए बच्चों, अनेक उपवाक्यों के होने के कारण या बड़े उद्देश्य या विधेय होने के कारण कोई कोई वाक्य बहुत जटिल हो जाता है ना बच्चों, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो ऐसे जटिल वाक्यों को समझने में वाक्य विश्लेषण हमारी सहायता करता है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार संधि विच्छेद होता है, जैसे कि बड़े बड़े शब्द होते हैं उनको हम एक बार में नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो हम उनको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। इसी प्रकार वाक्य विश्लेषण भी है। वाक्य जो बड़ा होता है जब हम उनको समझ नहीं पाते हैं, जटिल होता है, तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए अतः वाक्य विश्लेषण के द्वारा वाक्य सरल हो जाता है ना। वाक्य विश्लेषण तीन प्रकार के वाक्यों को किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे जो क्रमशः इस प्रकार है। चलिए देखिए, तो पहला है आपका सरल वाक्यों का विश्लेषण। चलिए देखिए इसमें सरल वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय है। ठीक है, तो देखिए पहला उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य का वह भाग होता है, वाक्य में उद्देश्य का वह भाग होता है जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है। ठीक है, तो उद्देश्य तो वही होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। दूसरा विधेय, तो देखिए वाक्य में विधेय का वह भाग होता है जिसमें उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, दोबारा बोल रही, जिसमें उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों, परोपकारी बालक ने आज मेरी सहायता की। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? परोपकारी बालक है, और इसका विधेय क्या है कि आज मेरी सहायता की। ठीक है, इस वाक्य का दो भागों में विश्लेषण हो गया है। ठीक है, अब उद्देश्य और विधेय दोनों का अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें उद्देश्य और विधेय के विभाग जानने आवश्यक हैं। चलिए देखिए कौन से उद्देश्य, कौन से उद्देश्य के दो विभाग होते हैं। ठीक है, उद्देश्य के दो भाग होते हैं, देखिए कौन से। तो उद्देश्य के भाग, पहला है कर्ता और दूसरा है कर्ता का विस्तार। ठीक है, देखिए अब उपयुक्त उदाहरणों के उद्देश्य को देखिए। चलिए बच्चों देखिए, तो उद्देश्य क्या है? सबसे पहले परोपकारी बालक, तो ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए इसमें बालक जो है वो संज्ञा है। ठीक है, मतलब ये कर्ता है, तथा परोपकारी क्या है? ये उसकी विशेषता है, विशेषण है, उस कर्ता का विस्तार है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब विधेय का भाग देखते हैं। देखिए बच्चों, तो विधेय के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया, दूसरा क्रिया का विस्तार, तीसरा कर्म, चौथा कर्म का विस्तार, पांचवा पूरक और छठा है पूरक का विस्तार। ठीक है, देखिए तो अब उपयुक्त उदाहरण की विधेय को देखें। चलिए देखिए बच्चों, तो विधेय है आज मेरी सहायता की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें सहायता की ये क्या है? क्रिया है। आज क्रिया का विस्तार, समझ आया क्या है? आज जो है वो क्रिया का विस्तार है। सहायता कर्म है, मेरी कर्म का विस्तार है। समझ आया बच्चों? किसकी? मेरी, तो ये क्या है? कर्म का विस्तार है। इस वाक्य में पूरक और पूरक का विस्तार नहीं है। वाक्य के इस विश्लेषण को तालिकाबद्ध इस प्रकार भी किया जा सकता है। चलिए बच्चों देखिए, तालिका के द्वारा से समझते हैं। तो वाक्य है परोपकारी बालक ने आज मेरी सहायता की। तो वाक्य विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। उद्देश्य का करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा कर्ता बालक ने, और कर्ता का विस्तार हो जाएगा परोपकारी। ठीक है, अब विधेय का देखिए, तो ये हो जाएगा क्रिया, सहायता की ये है, क्रिया का विस्तार हो जाएगा आज, कब सहायता की? आज की। ठीक है, कर्म क्या है? सहायता है, और कर्म का विस्तार क्या है? मेरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब दूसरा है मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण। देखिए बच्चों,
मिश्रित वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है। इन उपवाक्यों में भी एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी उपवाक्य को पहले दो भागों में विश्लेषित करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए पहला देखिए यहाँ पे क्या है, पहला देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, प्रधान वाक्य, ठीक है। देखो यह एक प्रकार का सरल वाक्य होता है, ठीक है। आते हैं इसे पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित उदाहरण में। उदाहरण देखिए क्या है, महात्मा गांधी जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं ने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। इसमें दो वाक्य है ना, तो ये है कि पहले प्रधानमंत्री द्वारा, तो बच्चों इसमें पहला जो आपका प्रधान उपवाक्य है वो है महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। और प्रधान उपवाक्य का विश्लेषण अगर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, उद्देश्य विधेय, तो ये तो अलग होगा ही। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा महात्मा गांधी ने और विधेय हो जाएगा कहा था, ठीक है। ऐसे अब जो उद्देश्य है, उद्देश्य का विश्लेषण करते, तो ये क्या है, कर्ता यहाँ से कौन है, कर्ता इसमें है गांधी जी और कर्ता का विस्तार होगा महात्मा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब है विधेय का विश्लेषण। तो देखो बच्चों, क्रिया है इसमें कहा था, ठीक है। देखिए इस उपरोक्त मिश्रित वाक्यों में दो आश्रित उपवाक्य हैं, कौन कौन से, देखिए पहला है ख आश्रित उपवाक्य, ठीक है। देखिए जिन्हें, पहला देखिए जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है, विधेय का विश्लेषण हम इसमें कर रहे हैं। इसमें क्या है, मिश्रित वाक्य दो आश्रित उपवाक्य हैं, ठीक है, मिश्रित वाक्य के। तो समझ आ गया बच्चों। चलिए आगे देखिए, अब आश्रित उपवाक्यों का विश्लेषण करने के लिए आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रधान उपवाक्य से उनके संबंध को समझना आवश्यक है, ठीक है। आश्रित उपवाक्य के भेद, आइए बच्चों इसके भेद देखते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन से आश्रित उपवाक्यों के भेद, देखो बच्चों, तो पहला है क संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ख है विशेषण आश्रित उपवाक्य और ग है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो क है देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य। देखो बच्चों, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का स्थानापन्न होता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। समझ आया बच्चों। यद्यपि संज्ञा एक पद है, तथापि कुछ बड़े बड़े वाक्यों में कभी कभी कोई पूरा पदबंध ही संज्ञा हो जाता है। बच्चों समझ आया यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कि संज्ञा जो है वो तो एक पद है, लेकिन बड़े बड़े वाक्यों में अगर देखा जाए तो पूरा एक जो पदबंध होता है ना, वही पूरा का पूरा संज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आते हैं, वह पदबंध जो किसी मिश्रित वाक्य में संज्ञा बन जाता है, संज्ञा आश्रित वाक्य कहलाता है। बच्चों समझ आए, सिर्फ और सिर्फ आपको संज्ञा देखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे, इस संज्ञा आश्रित वाक्य का संयोजक पद की होता है, ठीक है, जो वाक्य की प्रारंभ में ही लगता है, ठीक है। कभी कभी यह की अप्रकट भी रहता है, कभी कभी यह की अप्रकट भी रहता है। देखो बच्चों, संज्ञा कर्ता भी हो सकती है और कर्म का अधिकरण भी हो सकती है, ठीक है। आते हैं संज्ञा आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य से तीन निम्नलिखित रूपों में जुड़ता है। देखो, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा आश्रित वाक्य देखिए। चलिए बच्चों देखिए, अब क देखिए क्या है, सत्य की अंत में विजय होती है, ठीक है, सत्य है। क देखिए, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ग देखिए, यह बात की वह देर से आता है विश्वसनीय नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए, तो उपयुक्त रंगीन टाइप वाले सभी शब्द दोबारा, उपयुक्त रंगीन टाइप वाले सभी शब्द जो हैं सभी संज्ञा आश्रित वाक्य। बच्चों समझ आए यहाँ पे क्या है, ये आश्रित वाक्य है, ठीक है, संज्ञा आश्रित वाक्य है। समझ आया। चलिए आगे देखिए, अब क देखिए क्या है, इसमें वाक्य का पहला वाक्य है क्रिया का करता है, ठीक है। दूसरा देखिए ख क्या है, वाक्य में रंगीन टाइप वाला उपवाक्य कहा क्रिया के कर्म का काम करता है, ठीक है। तीसरा देखिए, वाक्य में रंगीन टाइप वाला उपवाक्य बात की व्याख्या कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखो, अब इसलिए ये तीनों वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ आया। चलिए अब आगे करते हैं, इसका ख करते हैं बच्चों। देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो बच्चों, जो वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य संबंध बोधक सर्वनाम या जब, जहां आदि क्रिया विशेषण से जुड़े हुए होते हैं, किंतु इन क्रिया विशेषणों वाला उपवाक्य भी विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है, जब वह किसी की विशेषता बता रहा हो, अन्यथा आगे बताई जाने वाली क्रिया विशेषण उपवाक्य बनेगा, ठीक है। नीचे रंगीन टाइप वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या है, ठीक है। देखिए, क देखिए क्या है,
यह वह नदी है जिसे मैंने पार किया था। समझ आया बच्चों? ख देखिए, यह वही देश है जहां राम जैसे महापुरुष रहते थे। ठीक है। ग देखिए, यह वही समय है जब डाकुओं ने यात्रियों को लूटा था। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं जो रंगीन शब्द हैं ये क्या है आपके? ये आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, क में क्या लिखा था? वाक्य का उपवाक्य नदी की विशेषता बता रहा है। बच्चों समझ आया? यहाँ पे नदी की विशेषता बता रहा है। ठीक है। उपवाक्य समझ आया? जिसे मैंने पार किया था, ये उपवाक्य कौन सा वाला? विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है। इसमें जो नदी है वो क्या है यहाँ पे? बताइए। नदी की विशेषता बता रहा है ना जो उपवाक्य है। ख देखिए, वाक्य का उपवाक्य देश की विशेषता बता रहा है। बच्चों समझ आया? दूसरे वाले में देश की विशेषता बताई जा रही है। ग देखिए, वाक्य का उपवाक्य समय की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अतः तीनों वाक्यों में रंगीन टाइप वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है। शेष प्रधान उपवाक्य हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए आइए अब हम करते हैं इसका ग। ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है बच्चों, देखो जो वाक्य मुख्य क्रिया के स्थान, समय, रीति, परिणाम, कारण आदि को बताए वे क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य किसी क्रिया विशेषण या ऐसे समुच्चय बोधकों से आरंभ होते हैं जो करण, शब्द, हेतु आदि को बताते हैं। ठीक है। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन टाइप वाले जो वाक्य हैं क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं हम इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, उदाहरण जैसे कि क, जब सूर्य तपता है तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? ये क्या है आपका? ये आपका समय बोधक है। ठीक है ना? इसमें जब लिखा हुआ है ना। ख देखिए, जहां तुम जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, ये आपका स्थान बोधक है। ठीक है। ग देखिए, वह सो गया क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, ये आपका कारण बोधक है। ठीक है। घ देखिए, यदि तुम आ जाते तो मेरी सहायता हो जाती, ये आपका हेतु बोधक है। ठीक है। ड़ देखिए, काम समय पर कर लो अन्यथा यह रह जाएगा। ठीक है। तो ये आपका परिणाम बोधक है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये आप सभी आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब तीसरा करते हैं बच्चों, ये है संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण। चलिए देखिए, संयुक्त वाक्यों में दो सरल प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी। ठीक है ना बच्चों? देखो संयुक्त वाक्यों में संयोजक अव्यय देखिए बच्चों कौन कौन से लगते हैं। देखिए जैसे कि और, एवं, तथा, परंतु, अपितु, अतः, अतएव आदि वो ये होते हैं। समझ आया बच्चों? तो ये कुछ ऐसे शब्द है जो कि वहां पे जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। संयोजन का काम करते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्यों में संयोजक अव्यय ये हमने देख लिया। संयुक्त वाक्यों में दोनों प्रधान उपवाक्यों में समानाधिकरण के रूप में संबंध होता है। ठीक है। अर्थात प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ने वाला दूसरा उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। जो प्रधान उपवाक्य से उसके समानाधिकरण के रूप में जुड़ा है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है एक, मैं बोलता रहा हूं, दोबारा, मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, चलिए वाक्य विश्लेषण देखो बच्चों, वाक्य भेद कौन सा है? संयुक्त वाक्य। ठीक है। फिर प्रधान उपवाक्य क्या है? मैं बोलता रहा। ठीक है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और समानाधिकरण उपवाक्य कौन सा है? देखिए, किंतु वह नहीं बोला। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से हमने क्या किया? यहाँ पे विश्लेषण किया। ठीक है बच्चों, देखिए तो उपवाक्य इसका क्या है? मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला। ठीक है। इसमें संबंध, इसमें संयोजक देखिए क्या है? पद। संयोजक पद कौन सा? इसमें किंतु। इसमें उद्देश्य देखिए, कर्ता विस्तार क्या है? मैं और वह। और कर्ता का विस्तार देखिए क्या है? इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। फिर देखिए विधेय, देखिए क्रिया क्या है? रहा, बोला। फिर क्रिया का विस्तार कौन सा है? बोलता नहीं। ठीक है। और कर्म इसमें है नहीं। तो देखिए कर्म का विस्तार नहीं है, पूरक नहीं है, पूरक का नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चों, अब ये है संयुक्त उपवाक्य का एक अन्य उदाहरण। देखो बच्चों, उदाहरण क्या है? या तो तुम पढ़ो या सो जाओ। ठीक है। ये क्या है? वाक्य विश्लेषण इसका करते हैं। तो क्या देखिए, वाक्य भेद हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्योंकि इसमें या से जुड़ रहा है ये। ठीक है। प्रधान उपवाक्य देखो क्या है? या तो तुम सो जाओ, ये प्रधान उपवाक्य। ठीक है। समानाधिकरण उपवाक्य देखिए, या सो जाओ। ठीक है। चलिए बच्चों समझ आ गया? चलिए अब एक और यहाँ पे देखिए, इसमें एक और इन्होंने तालिका से समझाया गया है। उपवाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो तुम पढ़ो या तो सो जाओ। ठीक है। संयोजक होगा, संयोजक पद इसमें है या तो या। ठीक है। उद्देश्य देखिए, कर्ता कौन है? तुम, और कर्ता का विस्तार नहीं है। क्रिया देखिए क्या है? पढ़ो, जाओ। ठीक है। विधेय देखिए, इसमें क्रिया का विस्तार क्या है? से।
कर्म इसमें नहीं है, कर्म का विस्तार नहीं है, पूरक और पूरक का विस्तार नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आइए टिप्पणी करते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त वाक्य में भेद उपभेद नहीं होते, इसलिए उनका वाक्य विश्लेषण करना कठिन नहीं होता। ठीक है, किंतु कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें अनेक वाक्य होते हैं। ठीक है, विशेषकर वे संयुक्त वाक्य जो मिश्रित वाक्यों में संयोजक अव्यय पद जोड़कर बनाए जाते हैं, इसलिए अधिक जटिल और बड़े होते हैं। ठीक है, उनके विश्लेषण में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से ये विश्लेषण समझा होगा, है ना। चलिए आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों इसका पहला देखिए क्या है, वाक्य विश्लेषण का अर्थ बताइए तथा वाक्य विश्लेषण का महत्व, क्या महत्व है, ठीक है, समझाइए। चलिए बच्चों देखिए, वाक्य विश्लेषण का अर्थ बताइए, क्या था बताइए। देखिए कभी कभी हमारे पास वाक्य बहुत बड़ा और जटिल होता है ना, तो हमें उन्हें समझने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम उसे तोड़ तोड़ कर, ठीक है, उसे तोड़ तोड़ कर समझते हैं ताकि वो सरल हो जाए और हम उसको आसानी से समझ पाए। इसी को कहते हैं वाक्य विश्लेषण। ठीक है, और इसकी महत्वता क्या है, यही है क्योंकि कठिन जो जटिल शब्द होते हैं, जटिल वाक्य होते हैं, उनको समझना कठिन होता है, इसी वजह से उसका वाक्य विश्लेषण किया जाता है ताकि वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, दूसरा देखिए, वाक्य विश्लेषण किस प्रकार के वाक्यों का होता है, ठीक है, बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, तो मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है, वाक्य विशेषण किस प्रकार के वाक्यों का होता है। चलिए देखिए, इसको मैं आपको शुरुआत में, देखिए हमने शुरुआत में किया था वाक्य विशेषण। देखिए तो वाक्य विशेषण क्या होता है, यहाँ पे इसकी उपयोगिता आपने देख लिया। देखिए बच्चों, तो उसका उत्तर है आपका, देखिए ये क्या लिखा है, वाक्य विश्लेषण 3 प्रकार के वाक्यों का किया जाता है। ठीक है, पहला आपका था सरल वाक्यों का विश्लेषण। ठीक है बच्चों, दूसरा कौन सा, देखिए दूसरा यहाँ पे है कौन सा, ये है मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण, और तीसरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सा, तो ये है दूसरा, और यहाँ पे है आपका तीसरा वाला। देखिए तीसरा कौन सा है, ये रहा आपका तीसरा। देखिए ये आपका संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण, पहला हमने सरल किया, फिर हमने मिश्रित किया, फिर हमने संयुक्त वाक्यों का किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो बच्चों, कौन सा है इसका, तीसरा, ये क्या, उद्देश्य के भाग बताइए। ठीक है, उद्देश्य के कितने भाग होते बताइए। देखिए बच्चों, तो ये जो तीसरा है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा कर्ता, और एक हो जाएगा कर्ता का विस्तार। ठीक है, अब देखिए चौथा, विधेय के भाग बताइए। ठीक है, तो विधेय क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, देखिए बच्चों, तो ये जो आपका चौथा है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके 6 भाग होते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कौन से इसके भाग थे। देखिए तो इसका देख रखे हैं आप, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये है आपके विधेय। ठीक है, विधेय के भाग, तो ये है क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार, पूरक का विस्तार। ठीक है, चलिए ये है इसके 6 भाग। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना नहीं में दीजिए। ठीक है, चलिए क देखिए, सरल वाक्य, क्या सरल वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं, नहीं बच्चों, है ना। सरल वाक्य कौन सा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपवाक्य है ना, तो इसमें आ जाएगा नहीं। ख देखिए, क्या सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, तो हाँ बिल्कुल, है ना। देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा गया, क्या सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, तो हाँ इसमें होती है। ठीक है, अब देखिए ग देखिए, क्या संयुक्त वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य होता है। देखिए संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, ठीक है, आश्रित, तो हाँ आश्रित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा संयुक्त वाला, देखिए ये रहा संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण, तो इसमें हमने देखा था, देखिए इसमें क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य में 2 सरल प्रधान उपवाक्य होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और क्या पूछा गया है यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था, देखिए क्या संयुक्त वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो जब हमने देखा इसमें कि 2 सरल उपवाक्य होते हैं तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, है ना। देखिए बच्चों, जैसे कि एक सेकंड इसको दोबारा करिए बच्चों, देखिए अब इसमें क्या पूछा गया आपको, तीसरा वाला, क्या संयुक्त वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य होता है। बच्चों देखिए संयुक्त में क्या होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक जो है आपके उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसे नहीं होता लाइक आश्रित। तो बच्चों देखिए, इसमें दोनों ही जो वाक्य होते हैं या दोनों ही जो जितने भी हैं वो क्या होंगे आपके, दोनों ही समानार्थक। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका, देखिए इसमें क्या संयुक्त वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य होता है, नहीं होता। ठीक है, घ देखिए, मिश्रित उपवाक्य में क्या एक प्रधान उपवाक्य होता है, बताइए बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा है आपको, मिश्रित उपवाक्य में क्या एक प्रधान उपवाक्य होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ा देखिए, क्या संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कर्ता भी होता है। देखिए संज्ञा आश्रित कहा गया है इसमें, ठीक है, तो कर्ता भी हाँ इसमें होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कहाँ पे था, देखिए तो ये है आपका, देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी संज्ञा भी है। ठीक है ना बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, कौन सा है, क्या संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कर्ता भी होता है। चलो बच्चों हम एक बार ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कर्ता भी होता है। देखिए बच्चों, तो ये जो आपका है कि अड़ा वाला, क्या संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कर्ता भी होता है, तो हाँ ये बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखिए च,
क्या संज्ञा आश्रित वाक्य की संयोजक से जुड़ा होता है? देखिए संज्ञा आश्रित वाक्य कहा गया है, ठीक है। इसमें आइए एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। संज्ञा आश्रित कहाँ पे, यहाँ पे देखिए संज्ञा आश्रित कहाँ पे था, ये देखिए संज्ञा में चलते हैं, ठीक है। ये रहा संज्ञा आश्रित वाक्य। तो देखिए इसमें की से जुड़ा होता है कि नहीं, देखिए इसमें की से जुड़ा नहीं होता है ना, सॉरी। तो देखिए बच्चों इसको कट कर देना, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें संज्ञा आश्रित में हमने देखा, ये देखिए इस संज्ञा आश्रित वाक्य में देखिए का संयोजक पद क्या है, की होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका 6, क्या विशेषण उपवाक्य का आरंभ किसी विशेषण से होता है? देखिए क्या, देखिए बच्चों क्या बोला गया, क्या विशेषण उपवाक्य का आरंभ किसी विशेषण से होता है? चलिए बच्चों इसका देख लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ देखिए हमने सबसे आखिरी में पढ़ा था वाक्य विश्लेषण, कौन सा था, ये विशेषण वाला, ठीक है ना। बच्चों देखिए तो ये रहा आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था आपको, देखिए इसमें आपको शुरुआती का पूछा गया कि क्या वो विशेषण हो सकता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है नदी, हमने ये जो यहाँ पे वाक्य पढ़े थे क्या, क यह वह नदी है जिसे मैंने पार किया था। तो नदी क्या है यहाँ पे, नदी यहाँ पे विशेषण है, और बाकी ये जो बता रहे हैं ये क्या है, उसकी विशेषता है। समझ आया बच्चों, उपवाक्य क्या बता रहा है, इस विशेषण की, इस कह सकते हैं आप जो उपवाक्य है वो आपकी क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए नदी की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखो बच्चों, तो ये हो गया इसमें, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से उपवाक्य छांट कर लिखिए और प्रत्येक उपवाक्य का नाम भी लिखिए, ठीक है। देखिए पहले करते क्या है, घोड़ा तेज दौड़ा और ठोकर खाकर गिर पड़ा, ठीक है। तो देखिए बच्चों उपवाक्य कौन सा है इसमें, चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है ना, और ठोकर खाकर गिर पड़ा। तो हमने यहाँ पे कहाँ देखा था बताइए, चलिए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ हमने ये कहाँ पढ़ा था, ठीक है। देखिए तो हमने और पढ़ा था, देखिए ये कहाँ लगा है, ये देखिए ये है आपका संयुक्त उपवाक्य, है ना। तो ये संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण, तो इसमें देखिए और, एवं, तथा ये सब जो है इसमें इनको जोड़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो जैसे कि इसका उदाहरण था आपके पास, मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों क्या क्या था, देखिए इसमें जो उपवाक्य था क्या था, देखिए ये है आपका मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला। ये क्या है आपका, ये तो आपका उपवाक्य है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको विधेय भी बताना है, ठीक है, बोलता नहीं, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें पहला आप देखिए क्या है, घोड़ा तेज दौड़ा और ठोकर खाकर गिर पड़ा, ठीक है। तो इसमें दो वाक्य है, ठीक है। इसमें एक प्रधान है और एक दूसरा, दोनों बच्चों देखिए इसमें दोनों ही प्रधान उपवाक्य, ठीक है। एक पहला है इसमें घोड़ा तेज दौड़ा, ये पहला है। दूसरा इसमें ठोकर खाकर गिर पड़ा, ठीक है, दो है। और इसमें वाक्य का भेद कौन सा हो जाएगा, संयोजक, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, वर्षा हुई परंतु अभी भी, वर्षा हुई परंतु गर्मी अभी भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, देखिए इसमें भी आपका जो है दूसरा, इसमें भी आपके दो उपवाक्य, ठीक है। पहला है आपका कौन सा, वर्षा हुई, और दूसरा क्या है, और दूसरा ये है कि गर्मी अभी भी है, ठीक है। तो ये दो इसमें उपवाक्य हैं, और इसका वाक्य कौन सा हो जाएगा, वाक्य भेद जो है वो संयोजक ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग, आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, ठीक है, सर्वथा सत्य है, ठीक है बच्चों। तो ये बताइए कौन सा है इसमें बच्चों, देखिए ये जो तीसरा वाला है इसमें आलस्य महान शत्रु, इसमें देखिए दो वाक्य, कौन कौन सा, पहला है आपका आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, ठीक है, और दूसरा है सर्वदा सत्य है, ठीक है, दो हो गए। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बच्चों इसमें संयोजक अव्यय, ठीक है। देखिए बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा, संयोजक, और देखिए बच्चों इसमें कोई भी संयोजक जो है अव्यय नहीं है, ठीक है बच्चों। और क्या हो जाएगा, ये आपका एक समानाधिकरण है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक समानाधिकरण वाक्य है, ठीक है। चलिए अब चौथा देखिए, जब हम आए तो तुम घर ना थे, ठीक है बच्चों। अब इसमें बताइए क्या है, देखो बच्चों तो इसमें कौन कौन से उपवाक्य, इसमें दो हैं, कौन सा, जब हम आए ये एक है, तुम घर ना थे ये दूसरा है, ठीक है। और ये क्या है इसमें संयोजक, कौन कौन से संयोजक है देखिए, तो ये हो जाएगा जैसे कि तो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हो जाएगा जब और तो। चलिए अब रहा देखिए, जब समय, जब समय जब तुम पहुंचे, दोबारा, वह समय जब तुम पहुंचे बहुत भयंकर था, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए इसके उपवाक्य कौन से हो जाएंगे,
वह समय जब तुम पहुंचे, और दूसरा हो जाएगा बहुत भयंकर था। ठीक है बच्चों, ये उसमें कौन सा हो जाएगा? दोबारा करिए। तो देखिए बच्चों, ये जो इसका जो आखिरी वाला है ड़, जब वह जब समय पर पहुंचा, दोबारा बोल दी, सॉरी फॉर दैट। देखो देखिए, वह समय जब तुम पहुंचे बहुत भयंकर था। तो इसमें देखिए 3 वाक्य हैं। एक तो पहला कौन सा है? एक तो इसमें पहला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वह समय, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जब तुम पहुंचे, तीसरा हो जाएगा बहुत भयंकर था। ठीक है, तो ये 3 वाक्य इसमें है। दूसरा इसमें जो आपका संयोजक है वो कौन सा है? संयोजक इसमें कौन सा बताइए? जब। ठीक है, चलिए अब 7वां देखिए बच्चों प्रश्न। संयुक्त वाक्य के संयोजक अव्यय बताइए। ठीक है, संयुक्त वाक्य के संयोजक अव्यय आपको बताने। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कौन कौन से अव्यय। ठीक है, हमने यहाँ पे संयोजक में पढ़े थे अभी, है ना। तो देखिए ये रहा संयोजक, है ना। 7 क्वेश्चन रिपीट करें। संयुक्त वाक्य के संयोजक अव्यय बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा आपका संयुक्त वाक्य, इसके अव्यय कौन कौन से हैं, जैसे कि और, एवं, तथा, परंतु, अपितु, अतः, अतएव, ये सारे हैं जो आपके अव्यय। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें कई सारे उदाहरण भी हैं, कई सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो बच्चों एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, सारे उदाहरण आप एक बार फिर से करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।